Hello class. So in the previous chapter, we have discussed about some of the new kingdoms who are emerging and which are emerging inside India. ठीक है, फिर अगर हम बात करें बेटा, so how we can say that there are some of the great rulers of the ancient Indian time. So you will see there are so many rulers coming from the same dynasty. We have discussed about the Chandragupta first, right? And now we will discuss about his son, द मोस्ट एबलेस्ट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी. यानी फिर बात करते हैं बेटा चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद आने वाले उनके खुद के सन, उनके खुद के बेटे की, जो इस डायनेस्टी का सबसे ज़्यादा एबल किंग होने वाला था, ग्रेट किंग होने वाला था. ठीक है, अब ये जो ग्रेट किंग है, व्हाट ही इज गोना डू, क्या करने वाले हैं ये. ठीक है, तो अगर हम बात करें बेटा तो अपने फादर को सक्सीड करेंगे. और आप देखोगे कि जितने भी वर्क, जितनी भी टेरिटरीज इन्होंने जीती, वो क्या करेगी, इनके एम्पायर को बेसिकली अगर मेन डिस्कस करें तो एम्पायर बनाने का जो काम था, यानी कि एक बहुत लार्ज एरिया के अंदर अपनी किंगडम को एक्सटेंड करने का, उसको बढ़ाने का काम किया बेटा समुद्रगुप्त ने. फिर अगर बात करें बेटा तो कुछ ऐसे एरियाज की डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको एक क्लियर मेंशन मिल जाएगा. सो ही ब्रॉट असम, नेपाल, डेक्कन इनटू हिज एम्पायर. यानी कि आप देखोगे बेटा कि जो आपका कामरूप करके एक जगह है असम के अंदर, बेसिकली ट्राइबल एरियाज थे, तो वहाँ के जो ट्राइबल लोगों की आर्मीज जो थी, जो वहाँ पर मिलने वाले रूलर्स थे, उनको डिफीट करेंगे और क्या करेंगे बेटा, इन सारे एरियाज को अपने एम्पायर के अंदर मर्ज करेंगे. ठीक है, फिर अगर बात करें बेटा तो आप देखोगे ही वॉज ऑल्सो नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया. तो जैसे जैसे हिस्ट्री को हम डिस्कस करते हैं बेटा, तो आप देखते हो कि इनको एक ऐसा टाइटल दिया गया जो बेसिकली फ्रांस के एक काफ़ी टाइम बाद आने वाले एक रूलर थे, जिनकी जो इन्होंने अचीवमेंट्स हासिल की थी, उसके बेसिस पर क्या बोला गया इन्हें, नेपोलियन ऑफ इंडिया. ठीक है, फिर अगर बात करें बेटा तो आप देखोगे कि इनका जो रूल रहा होगा वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड रहा. ठीक है, चाहे अगर हम बात करें इनकी वॉरियरशिप की, तो इन्होंने अपने वॉरियरशिप को दिखाया. ठीक है, बैटल्स जीते हैं कई सारे एरियाज़ के अंदर, अपनी आपको रिप्रेजेंट किया और उन बैटल्स को जीता है. ठीक है, फिर आता है बेटा इनकी आर्ट एंड म्यूजिक को लेकर अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा हॉबीज रही इनकी. ठीक है, तो ही वॉज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट एंड म्यूजिक. ठीक है, आप देखोगे कि इन्होंने क्या करा बेटा, आगे चलकर कई तरह के गोल्ड कॉइन्स भी रन करेंगी, जिसके अंदर आप देखोगे बेटा कि यहाँ पर इनकी जो इमेजेस हैं वीणा को प्ले करते हुए. यानी कि अगर बात करें तो जो वीणा होती है बेसिकली एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है बेटा, जिसको आप कई तरह से प्ले कर सकते हो. ठीक है, तो इनकी जो वीणा बजाते हुए फोटोज हैं बेटा, वो भी किसके ऊपर ड्रॉ की गई, किसके ऊपर मिंट की गई बेटा आपकी, वो की गई गोल्ड कॉइन्स के ऊपर. ठीक है, फिर बात करते हैं बेटा इनकी रिलीजियस बिलीव्स की. ठीक है, तो अगर बात करें बेटा तो बेसिकली ही वॉज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु. ठीक है, अगर हम बात करें तो लॉर्ड विष्णु के ये डिवोटी हैं, कैसे पता चलता है, तो कई और सारे हमें क्या मिले हैं बेटा, इसी टाइम पीरियड के हमें कॉइन्स मिले हैं जिसके ऊपर गरुड़ की जो इमेज है बेटा वो ड्रॉ की हुई है. ठीक है, उसको मिंट किया गया है उस पर्टिकुलर कॉइन्स के ऊपर. ठीक है, बट ऐसा नहीं है दैट ही बिलोंग्स टू द हिंदुइज्म एंड ही इज नॉट सपोर्टिंग द अदर रिलीजन्स. ठीक है, तो आप देखोगे बेटा कि जो अदर रिलीजन है उनको भी काफ़ी ज़्यादा क्या किया है, इन्होंने प्रमोट किया है, चाहे वो बुद्धिज़्म हो, जैनिज़्म हो. उस टाइम पर आप देखोगे कि जो बुद्धिज़्म था बेटा, वन ऑफ द फर्स्ट अगर हम बात करें तो आने वाले रिलीजन्स के अंदर था. ठीक है, तो आप देखोगे ही वॉज अ वेरी टॉलरेंट रूलर. ठीक है, फिर अगर बात करें बेटा तो आप देखोगे कि इनका जो टाइम पीरियड रहा वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड रहा है, और आप देखोगे अराउंड 40 ईयर्स तक इन्होंने क्या किया है बेटा, रूल किया है. ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो एक ग्लोरी आती है, ठीक है, इस चीज़ को लेकर आने का काम किसने किया बेटा, वो किया आपके समुद्रगुप्त ने. ठीक है, इनके बारे में कई सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है हमें इलाहाबाद की प्रशस्ति से. ठीक है, तो ये चीज़ आ गई. फिर अगर हम बात करें तो जो एक एक्सपेंशन मिलना चाहिए था वो किसने दिलाया, इन्होंने. ठीक है, यानी कि अब हम कह सकते हैं कि ये अपने पावर के
पीक पे रहा होगा गुप्ता एम्पायर इस टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है। फिर हम बात करेंगे बेटा, तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक 5 इयर्स का टाइम गैप है, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाया था, तो यहाँ पर एक और रूलर आते हैं, बेसिकली रामागुप्त आते हैं, बट ही इज़ नॉट अ वेरी एफिशिएंट रूलर, तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, उनको इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं बेटा चंद्रगुप्त टू, ठीक है। अब जब चंद्रगुप्त टू आते हैं बेसिकली बेटा, तो जैसे सारे हम बात करें तो जो रूलर्स थे आपके, उन्होंने एक्सपेंशन किया है, अपने एरियाज को बढ़ाने का काम किया। उसी तरह से क्या होगा बेटा कि आपके जो चंद्रगुप्त टू हैं बेटा, ये भी क्या करेंगे, अपने एरियाज को एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। बट इनका जो मेन एक कंट्रीब्यूशन माना जाता है बेटा, वो कंट्रीब्यूशन था पोर्ट सिटीज को अपने अंदर इंक्लूड करवाना, ठीक है। अगर हम बात करें बेटा, तो जो ब्रॉच है, कैम्बे है, ठीक है, गुजरात के पास वाला एरिया, ठीक है। तो इन पोर्ट्स को क्या करना बेटा, अपने एम्पायर के अंदर मिलाना, या फिर उन चीजों को अपने एम्पायर के अंदर मर्ज करवाना, ठीक है। और अगर बात करें बेटा, ही एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ शकहारी, ठीक है। यानी कि यहां पर आप देखोगे जो शकास ने क्या किया बेटा, इंट्रूड किया इनके टाइम पीरियड के अंदर, तो ये क्या करेंगे, उन शकास को डिफीट करेंगे, उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे पूरी तरह से। इसी वजह से इनको क्या बोला गया बेटा, द डिस्ट्रॉयर ऑफ द शका, ठीक है। यानी कि एक ट्राइब है जो हमारी कंट्री के अंदर आई रूल करने के लिए, ठीक है, इन्वेड करने के लिए। पर क्या होता है, चंद्रगुप्त टू इस पूरी उनकी एक्सपीडिशन को क्या कर देते हैं बेटा, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्लियर। फिर बात करते हैं बेटा, इनको एक और नाम से जाना जाता था बेटा, वो नाम था इनका विक्रमादित्य, ठीक है। तो हम बात कर सकते हैं बेटा ओवरऑल एंड बात करें बेटा, तो आप यहां तक देखोगे कि ये जितने भी रूलर्स थे बेटा, कहीं ना कहीं क्या हो रहा होगा, ये एक दूसरे को सक्सीड करते जा रहे होंगे। और हम कह सकते हैं कि जो चंद्रगुप्त टू हैं आपके, ये क्या रहे होंगे बेटा, इस टाइम पीरियड के आखिरी ग्रेट गुप्ता रूलर्स में से एक थे, ठीक है। इसके बाद बात करें बेटा, तो इनको कंसीडर किया जाए, इनको सक्सीड किया जाएगा कुमारगुप्त के द्वारा, ठीक है। और उसी के बाद आप देखोगे कि जो गुप्त एम्पायर, जो एक गोल्डन एज मानी जाती है हमारी पूरी इंडियन रूलर्स की, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो बढ़िया टाइम रहा बेटा, जो ग्रेट टाइम रहा, वो किसके टाइम पीरियड का रहा, वो रहा समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त के टाइम पीरियड तक, ठीक है। तो यानी कि 414 तक क्या रहा बेटा, हमारी इंडिया का एक गोल्डन पीरियड रहेगा। और आप देखोगे कि इसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा डिक्लाइन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि यहां पर हमने एक जो वर्ड था, यानी कि जो टॉपिक था हमारा एम्पायर किस तरीके से बने, उसको फिनिश कर लिया है, ठीक है। फिर आता है बेटा कि यहां पर हमने एक और टर्म देख रखी है, किंगडम्स। तो अब जब ये एम्पायर क्या होगा बेटा, डिसइंटीग्रेट होगा, यानी कि टूटना स्टार्ट होगा, तो किस तरीके से यहाँ पर नए डायनेस्टीज आ रही हैं, कुछ बाहर से फॉरेन इन्वेडर्स आ रहे हैं, कुछ ट्राइब्स आ रही हैं, जो क्या कर रही होंगी बेटा, यहाँ पर आकर हमारे इन रूलर्स को, चाहे वो हो गुप्त रूलर्स की, जो लेटर गुप्त रूलर्स थे, उनको क्या करेंगे, हटा देंगे, और कहीं ना कहीं अपना एक रूल स्टैब्लिश कर लेंगे, ठीक है। सो वी विल कंटिन्यू, ओके। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द गोल्डन एज, एंड हु इज टेलिंग about this golden age? Obviously the person who is or who were writing about the king, ठीक है। यानी कि जो पर्सन है, जो राइटर्स हैं, वो क्या कर रहे होंगे, अब लिख रहे होंगे। तो अगर हम बात करें इस टाइम पीरियड का, अगर हमें कोई एक जेन्युइन ऑथेंटिकेटेड अगर कोई सोर्स मिलता है बेटा, तो वो सोर्स मिलता है कई सारे ट्रेवलर्स के अकाउंट से। अब ये ट्रेवलर्स कहाँ से आ रहे थे, सो बेसिकली दे आर कमिंग फ्रॉम द चाइना, ठीक है, यानी कि चाइना से आ रहे थे। अब ये लोग इंडिया की साइड ट्रेवल करने को लेकर इतने ज़्यादा क्यूरियस क्यों थे, क्यों इतना ज़्यादा ये लोग इंडिया के कल्चर के बारे में जानना चाहते थे? सो बेसिकली मोस्ट ऑफ देम आर कमिंग टू नो अबाउट द बुद्धिज़्म, ठीक है। ज़्यादातर जो आपको देखने को मिलेगा, आइदर दे आर कमिंग फॉर देयर स्टडीज और दे आर कमिंग फॉर द नॉलेज ऑफ द बुद्धिज़्म, ठीक है। ये इनके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न था, ठीक है। फिर हम बात करेंगे बेटा द फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर के बारे में, जिनका नाम है बेटा फाहियान, ठीक है। ही स्टार्टेड हिज जर्नी इन 399, ठीक है।
और आप देखोगे बेटा कि ये 405 के अंदर क्या करते हैं, इंडिया के अंदर एंटर करते हैं। ठीक है, तो इनका जो टाइम पीरियड माना गया आप देख सकते हो 405 से इंडिया के अंदर रहता है। बट इस पूरे टेरिटरी के अंदर किस तरीके से उन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, क्या क्या एक्सपीरियंसेस लिखे, तो हम इनका टाइम पीरियड इस तरीके से जानते हैं। ठीक है, फिर अब बात करते हैं बेटा, तो अकॉर्डिंग टू द फाहियान द टाइम पीरियड ऑफ गुप्तास इज कंसिडर्ड एज द गोल्डन एज। अब गोल्डन एज क्यों समझा जा रहा है? ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था देयर इज टोटली रिलीजियस टॉलरेंस, यानी कि लोगों के पास फ्रीडम थी अपने रिलीजन को परफॉर्म करने की। ठीक है, इवन द किंग इज सपोर्टिंग एंड प्रमोटिंग एवरी काइंड ऑफ रिलीजन, हर तरह के रिलीजन को सपोर्ट किया जा रहा था। लाइफ ऑफ द पीपल इज वेरी गुड, द कंडीशन ऑफ द पीपल, जो लिविंग कंडीशंस हुआ करती थी बेटा, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुआ करती थी। सो बेसिकली दिस इज समथिंग विच आर गिविंग अस अ इनसाइट, एक ऐसी चीज़ के बारे में बता रहा है बेटा कि हमारे जो लोग रहे होंगे इस टाइम पर, जो रूलर्स रहे होंगे, उन्होंने किस तरीके से अपनी डाइवर्सिटी को प्रमोट करके रखा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बेटा इसी बुक्स के अंदर, इन्हीं अकाउंट्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को किया जा रहा था। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो हमारी कंट्री ने पहले भी एम्पायर्स को देखा था, अगर बात करें तो मौर्यन एम्पायर को। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक हमारे पास पहले से ही सेंस है हाउ टू रूल बिग एम्पायर। तो आप देखोगे इसी तरीके से क्या किया गया बेटा, यहाँ पर हमारी जो डिवीजन थी किस तरीके से की गई। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स की बात करें तो किन एरियाज को कौन से ऑफिसर्स रूल किया करते थे। अगर हम बात करें बेटा एक एम्पायर की, पूरे एम्पायर के ऊपर, तो यहाँ पर क्या होगा, एक सिंगल रूलर रहेगा जिसको हम एम्परर बोलेंगे। ठीक है, सम्राट बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे बेटा कि इन एम्पायर के बाद क्या होता था, कुछ पर्सन होते थे जिनको बोला गया अमात्यास। अगर आप रिकॉल कर सको बेटा मौर्यन एम्पायर को, तो आप देखोगे हमने जो मिनिस्टर्स होते थे उनको क्या बोला था, अमात्यास बोला था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा किंग जो है बेटा एम्पायर के अंदर वो सबसे ऊपर आएगा। ठीक है, और उसकी हेल्प के लिए कौन होगा, अमात्यास। ठीक है, फिर फर्दर डिवाइड करते हैं बेटा हम एम्पायर को, तो एम्पायर डिवाइड होता है प्रोविंसेस के अंदर। जैसे आज आप मॉडर्न डे इंडिया को देखते हो, सो इंडिया इज डिवाइडेड इनटू स्टेट, यानी कि एक कंट्री के बाद अगर हम उसे डिवाइड करते हैं तो किसके अंदर डिवाइड होता है, वो एक स्टेट के अंदर डिवाइड होता है। क्लियर? तो आप देखोगे बेटा यहाँ पर बेसिकली गवर्नर्स रूल किया करते थे। अब ये गवर्नर्स कहाँ से आ रहे थे, दे आर कमिंग फ्रॉम द रॉयल फैमिली, यानी कि जो किंग है बेटा उसकी फैमिली से क्या हो रहा है, यहाँ पर लोग आ रहे हैं, और यहाँ पर इन गवर्नर्स को क्या बोला गया बेटा, उपरिकास बोला गया। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये एक बेटर तरीके से क्या कर सकता था, आपके एरियाज को लुक आफ्टर कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि एक छोटे से एरिया को, कंपेरेटिवली छोटा एरिया है अगर एम्पायर से कंपेयर करें तो। ठीक है, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी, लोग किसके पास लेकर जाएंगे, उपरिकास के पास। ठीक है, फिर इसके बाद फर्दर डिवाइड होता है बेटा ये आपका डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। ठीक है, तो मॉडर्न डे में भी आप देखते हो बेटा जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो किस तरीके से डिवाइडेड रही। ठीक है, तो यहाँ पर इनको रूल करने वाले पर्सन कौन थे बेटा, आयुक्त हुआ करते थे। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, बेसिकली जो लोग हैं वो प्रॉब्लम्स लेकर कहाँ पर जाएंगे बेटा, आयुक्त के पास जाएंगे। ठीक है, फिर आते हैं फर्दर डिवाइड होती है आपकी डिस्ट्रिक्ट्स किसके अंदर बेटा, विलेजेस के अंदर, और विलेजेस को रूल किया करते थे बेटा कौन, आपके ग्रामपति। ठीक है, तो सिंपल सी बात है बेटा, विलेज को संस्कृत और हिंदी के अंदर बोला जाता है ग्राम और गांव। ठीक है, तो आप देखोगे बेटा जो उसका लीडर है, जो उसका हेड है, उसको हमने क्या बोल दिया, वी कॉल इट एज अ ग्रामपति। ठीक है, सो आप देख सकते हो बेटा कई सारे विलेजेस से मिलकर क्या बना, एक डिस्ट्रिक्ट बना, कई सारी डिस्ट्रिक्ट से मिलकर क्या बना बेटा, एक प्रोविंस बना, और एक कई सारे प्रोविंसेस को मिलाकर क्या किया हमने, एक पूरे एम्पायर को इमेजिन किया या बनाया उसको। ठीक है, तो ये था हमारा डिवीजन ऑफ पावर्स एंड द ऑफिसर्स हु आर रूलिंग दिस काइंड ऑफ सिस्टम। ठीक है।